अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड अ वेरी वेरी हैप्पी संडे। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए फिर से एक बार लेकर हाजिर हूँ वीकली करेंट अफेयर्स रिवीजन को। जैसा कि आपको पता है, हर एक संडे को हम लोग जल्दी से एक उचित समय में वीकली करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो आज का दिन वीकली करेंट अफेयर्स के नाम, और आज के दिन में हम लोग 2 मई से लेकर 8 मई तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अपडेट हुए हैं उसके क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि आपके एग्जाम्स में यदि करंट अफेयर से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कभी भी नहीं छूटे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए। जल्दी से फ्रेश हो जाइए, लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने यार दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिए। ओके दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट दोस्तों उन लोगों से भी है जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। ओके दोस्तों, और यदि आपको बैकग्राउंड में कोई साउंड मिलेगी तो कोऑपरेट कीजिएगा। ऐसा क्योंकि घर के बगल में ही शादी समारोह है, तो कितना भी दूर भागूँ कुछ आवाज़ तो आपके पास आ ही जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन को। जल्दी से फ्रेश हो जाइए, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, तो आपके सामने सबसे पहला प्रश्न ही काफ़ी शानदार प्रश्न आपके सामने आ गया है। प्रश्न को पढ़िए। बाइलिंगुअल रखा गया है ताकि जो भाई बहन इंग्लिश मतलब कि सीबीएसई से हो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन पुल का निर्माण किस देश में शुरू किया गया है। ओके, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले कि हमारे जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पर सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज बन रहा है। ठीक है, तो इसका आर्क का काम पूरा भी हो गया है, लेकिन ये एक सस्पेंशन पुल के बारे में है। प्रश्न को पढ़िए कि हाल ही में सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन पुल का निर्माण किस देश में शुरू किया गया है। सस्पेंशन पुल मतलब कि आप एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल ही जाओ। ठीक है, ये सस्पेंशन पुल होता है। तो ये सबसे लंबा है। कहाँ शुरू किया गया है? पुर्तगाल में। ध्यान रखिएगा, काफ़ी जो लंबा ऊंचा वाला होता है ना, आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि यदि आपसे पूछ दे कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो आपको याद रखना होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, और इसके बारे में बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके बारे में भी पूछा जाएगा। इसकी 99% गारंटी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कोरोना के कारण बहुत सारे हस्ती का निधन हो रहा है, जो आपके लिहाज से, आपके परीक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो अगला प्रश्न हमारा है कि मशहूर चंद्रो तोमर का कोरोना के कारण 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों ने शूटर दादी वाली फिल्म ज़रूर देखी होगी। नहीं देखी है? साड़ की आँख आप लोगों ने देखी है ना, वुल्साई, जी हाँ, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसमें जिस बूढ़ी दादी के कहानी के बारे में बताया गया वही है चंद्रो तोमर जी। ठीक है, और कोरोना के कारण इनका भी निधन हो गया है। ऐसे आप लोग रोज़ाना न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे, करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे, तो उसमें भी रोज़ाना जितने भी इम्पोर्टेंट निधन आपके लिए होते हैं उसको कवर कर दिया जाता है, और यदि नहीं करते हैं तो काफ़ी अफसोस की बात है। कवर किया कीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस महापुरुष का 400वां प्रकाश पर्व 1 मई को मनाया गया। तो गुरु तेग बहादुर जी का हाल फिलहाल में ही 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, अब डायरेक्टली अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कभी कभी बैकग्राउंड में आपको मज़ेदार साउंड्स भी सुनने को मिलेंगे, कोऑपरेट कीजिएगा, मज़ा आएगा। ओके, अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में विक्रमजीत कंबरपाल का 52 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये फिल्म जगत से संबंधित है। एक्टर थे विक्रमजीत कंबरपाल साहब। ठीक है, इनकी 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको कोरोना काल में बहुत ज़्यादा निधन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना इस बार ज़्यादा कामगारों पर ही अटैक कर रहा है, मतलब जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, खासकर युवा वर्ग के लोगों को ये ज़्यादा अटैक कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो कोरोना का तीसरा वेव आएगा, ये सेकेंड वेव है, तो हो सकता है कि यदि कोरोना का तीसरा वेव आएगा, आना नहीं चाहिए, क्यों आएगा, लेकिन यदि जब आ गया तो हो सकता है बच्चों को अफेक्ट करे, इसलिए जल्दी जल्दी सब मिलकर टीका ले लीजिए। ओके, तब तक आपके लिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार के एग्जाम्स के लिए। वैसे लोग जो बिहार एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को देखिएगा कि हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। तो त्रिपुरारी शरण जी अभी हाल फिलहाल में बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं, और इनके मुख्य सचिव बनने के बाद ही आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें होती रहती है। बाकी लॉकडाउन तो सभी जगह लगना ही चाहिए। बाकी कितने नियम कानून फॉलो किए जा रहे हैं ये तो आपको पता ही है, इसके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ ने अपनी परीक्षण पूरी की है, इसे क्या नाम दिया गया है। मतलब ये अपना जो भी ट्रायल वर्जन होता है
उसको पूरा कर लिया है। अब यह लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब यह पैसेंजर को ले जाने के लिए तैयार है। ओके, तो इसका नाम क्या दिया गया है? तो रोक। और ये अमेरिका की कंपनी द्वारा बनाया गया है। और रोक का यदि आप लोग मतलब देखिएगा ना सर्च करके गूगल पर, तो आपको मिलेगा कि रोक का मतलब होता है बहुत बड़ा वाला पक्षी। ठीक है, तो उसी के नाम पर दिया गया है। चूँकि यदि आप एरोप्लेन को देखते होंगे तो आपको पक्षी जैसा ही लगता होगा देखने में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रोक सबसे बड़ा जहाज़ अभी तक दुनिया का, इसने अपनी ट्रायल वर्जन पूरी कर ली है। ओके, अब ये पैसेंजर के ढो सकता है। ओके दोस्तों, तो जब आगे आएगा इसके बारे में कुछ और न्यूज़ तो आपको बताया जाएगा। तब तक ये डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 3 मई को। कब? प्रत्येक वर्ष 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और पत्रकारों से रिलेटेड जर्नलिस्ट फ्रीडम इंडेक्स निकलता है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकलता है। तो इसमें अभी हाल फिलहाल ये सूचकांक निकला था, जिसमें भारत की रैंकिंग क्या थी दोस्तों? 142 थी। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, कि आप लोग प्लीज़ मंथली करंट अफेयर्स को भी फॉलो किया कीजिए। यदि आप लोग डेली और वीकली करंट अफेयर्स को कोई कारण बस फॉलो नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ मंथली करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसमें सिर्फ और सिर्फ वही प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो ज़्यादा नहीं, आपका 30 से 35 मिनट का समय लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो यदि आप लोग चाहिए तो जाकर देख सकते हो। वैसे भी आज संडे ही है, आप लोगों को कोई ज़्यादा काम धाम है नहीं। हाँ, बहुत सारे लोगों को कुछ शादियाँ अटेंड करनी होगी, अटेंड कीजिए शादी, वो भी ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा संभल कर, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह का लगातार यूज करते रहना है। ओके, तो चलिए 3 मई को क्या अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया गया। इसमें मैंने आपको एक और न्यूज़ बताया कि इसमें जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकलता है उसमें भारत की रैंकिंग 142 है। ओके, चलिए एक और दिवस से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने है कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इस वर्ष 4 मई को मनाया गया। मैं इस वर्ष इसलिए बोला हूँ, ध्यान रखिएगा, कि जो अस्थमा दिवस होता है प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार मई का पहला मंगलवार 4 मई को पड़ा था, इसलिए 4 मई को मनाया गया। यदि अगले वर्ष 5 मई को पड़ेगा या 3 मई को पड़ेगा तो 5 या 3 मई को मनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो मई के पहले मंगलवार को। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए? तो ये टी रविशंकर RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, BP कानुनगो के जगह पर इन्हें बनाया गया था। और जो तीनों अन्य 3 हैं, ये आपको ऑप्शन में जो दिख रहे हैं ना, यही अन्य 3 हैं और ये चौथे नंबर वाले हैं, टी रविशंकर। ठीक है, कुछ दिनों पहले आप लोगों ने न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि BP कानुनगो का कार्यकाल खत्म हो गया है, तो उनकी जगह कौन लेंगे? ध्यान रखिएगा, टी रविशंकर। ओके, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या आपके लिए है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए काफ़ी इजी सा प्रश्न है कि हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन बने हैं? तो लुइस हैमिल्टन साहब पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स के विजेता बने हैं। और मैंने तो आप लोगों को कई बार बताया है कि यदि कोई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित प्रश्न रहे और आपको ऑप्शन में लुइस हैमिल्टन दिखेगा तो लुइस हैमिल्टन पर टिक कर दीजिएगा। 99% संभावना है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि हाल ही में जापानी सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय द जापानीज गवर्नमेंट? तो श्यामला गणेश को जापानी सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के सम्मान से सम्मानित किया है। श्यामला गणेश शिक्षक हैं जो कि जापान में पढ़ाते हैं। ठीक है, भारतीय मूल के शिक्षक हैं और ये जापान में अपना सेवा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वहाँ बेहतरीन काम किए, इसलिए इन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के सम्मान से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? जापानी सरकार द्वारा। ध्यान रखिएगा। और यदि जापान के प्रधानमंत्री के बारे में पूछेगा तो आपको तो पता ही होगा, सुगा वाले, योशिहिदा सुगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर मूव कर लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है? थोड़ा जल्दी में निपटा रहा हूँ क्योंकि आपको विचित्र विचित्र साउंड मिल जाएंगे बैकग्राउंड में, इसलिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि यूके में होने वाली G7 की बैठक में भारत की ओर से कौन भाग लेंगे? हु विल पार्टिसिपेट फ्रॉम द इंडियन साइड इन द G7 मीटिंग टू बी हेल्ड इन द यूके? तो एस जयशंकर। कौन? ध्यान रखिएगा, हमारे जो अभी विदेश मंत्री हैं कौन है? एस जयशंकर साहब। यही G7 की बैठक में भारत की ओर से भाग लेंगे। और ये जो बैठक है ये कहाँ हो रही है? यूके में हो रही है। G7 का मुख्यालय आपसे पूछेगा, मुख्यालय इसका नहीं है। ओके, इसलिए डोंट बी कन्फ्यूज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ममता दीदी का एक प्रश्न आपके सामने हाजिर है। प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। 5 मई को इनका शपथ ग्रहण भी हुआ। वह किस पार्टी से है? तो ये तो प्रश्न इतना इजी है कि आपको भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टीएमसी सुन सुन के आपका दिमाग जरूर पक गया होगा। ठीक है, तो टीएमसी की हैं ममता बनर्जी,
इनको दीदी बोला जाता है, प्यार से मोदी जी भी दीदी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है, मतलब कि लगातार तीसरी बार ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन चुकी है। ओके, वैसे मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये जिस सीट से लड़ी थी ममता बनर्जी जी, वो सीट से ये हार गई है, लेकिन अब ये विधान परिषद की सदस्यता लेकर 6 महीने के अंदर इनको विधान परिषद का सदस्यता लेनी होगी। और क्या क्या क्राइटेरिया है इस हालात में प्रधानमंत्री बनने के, उससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है टीएमसी की ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है, 5 को ही शपथ ली है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? जीआई टैग तो आप लोग समझते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये 10 वर्षों तक के लिए एक बार मिलता है तो वैलिड होता है, फिर आकर चेक किया जाता है कि क्या आप जिस काम के लिए जीआई टैग आपको मिला था वो काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है। यदि हाँ तो फिर उसको कंटिन्यू किया जाता है, नहीं तो उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु के मिट्टी के खिलौने को, ठीक है, क्ले टॉयज़ को, ओके, तो तमिलनाडु के क्ले टॉयज़ को जीआई टैग देने की घोषणा की गई है। ओके, ध्यान रखिएगा। और मैं क्या बताऊं, आप लोग देखते ही नहीं हो, सारे टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो है हमारे पास। जीआई टैग 2020 में जितने इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स है उस पर भी वीडियो है, आप लोग चाहिए तो जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, बताइएगा, एक प्रश्न जीआई टैग से रिलेटेड ही है कि अभी हाल ही में किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया। ओके, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए जल्दी से। तब तक अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव कर लेंगे। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या हमसे कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो ये अमेरिका के द्वारा है। आपको इस प्रश्न से बस यही ध्यान रखना है, ये जो विमान है P-8I, ठीक है, ये पेट्रोलिंग विमान है, ठीक है। आप पी से पेट्रोलिंग अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये विमान का नाम है 8I, और ये कहाँ से लिया जा रहा है? अमेरिका से। अमेरिका हमारी हर संभव मदद कर रहा है, क्योंकि अब हम सिर्फ एक देश से ही नहीं अनेकों देशों से मिक्स करके अपना सामान ले रहे हैं। ओके, खासकर डिफेंस के क्षेत्र में। तो चिनूक, आप लोग हेलीकॉप्टर पता होगा, चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, K9 वज्रतोप, ये सारा अमेरिका ही दिया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में किस प्रोफेशनल स्नूकर खिलाड़ी ने चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? तो ये मार्क सेल्वी साहब। मार्क सेल्वी बहुत बड़े नाम है किसमें? स्नूकर के फील्ड में। ओके, तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आई होप कि जब सब ठीक हो जाएगा तो जल्दी ही आपका सारा एग्जाम रिज्यूम होगा। ओके, फिलहाल घर पर बैठकर आराम से पढ़ाई कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन घर पर ही कीजिए। ओके, तब तक अगला प्रश्न आपके लिए क्रिकेट से रिलेटेड। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो जो लोग क्रिकेट देखते होंगे थोड़ा बहुत भी, तो उनको पता होगा कि थिसारा परेरा साहब का संबंध किस देश से है? श्रीलंका से है, जहाँ के मुथैया मुरलीधरन साहब थे, जहाँ के मलिंगा साहब थे, वहीं के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। ये देखिए एक और निधन से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने हाजिर है कि हाल ही में जगमोहन जी का निधन हो गया है, वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे थे? तो ये जम्मू कश्मीर के थे। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे जगमोहन जी, और इनका निधन हो गया है। ओके, अगला प्रश्न है कि हाल ही में IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? तो ये PV सिंधु जी को बनाया गया है। इनके साथ एक और विदेशी खिलाड़ी भी है, वो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन PV सिंधु का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न काफ़ी लंबा चौड़ा आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन है नहीं। प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने के लिए जो भी राशन कार्ड धारक है उनको मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है, काफ़ी सराहनीय कदम है। और यही सब छोटे छोटे काम इनका जो है ना, दिल्ली के लोगों के दिलों तक पहुंचती है। ओके, और इनको मौका देती है कि आप दोबारा तेवारा मुख्यमंत्री बनिए और हम लोगों का जीवन उच्च स्तर पर ले जाइए। ठीक है दोस्तों, तो अगले 2 महीने तक सभी ऑटो ड्राइवर जो भी हैं दिल्ली के, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। आपको जीवन यापन करने में दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ी कम दिक्कत होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। क्या आपका प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा नौकरियों एवं शिक्षण में 50% से ज़्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया है? तो महाराष्ट्र ने अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र काफ़ी न्यूज में रहा है। क्यों? क्योंकि इसने मराठा के आरक्षण को क्या किया है? समाप्त कर दिया है। और वैसे भी आरक्षण का रूल भी यही कहता है कि आरक्षण जो है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे यदि सब राज्य में यदि सरकारें देखने लगेगी ना, सरकार तो नहीं देखेगी, हाई कोर्ट देखेगी, तो बहुत सारे राज्यों में 50% प्लस हो चुका है। ठीक है, बस एक बार सरकार का ध्यान चल जाए, फिर से हाई कोर्ट का ध्यान चल जाएगा, तो सब जगह का मामला साफ़ हो जाएगा।
ओके, तब तक आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है। इबोला भी वायरस से होने वाला रोग था। कुछ साल पहले, बस 3-4 साल पहले ही इबोला बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था सारे देशों को, ठीक है, लेकिन ये कोरोना जितना खतरनाक नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो अभी घाना ने, कौन सा दोस्तों, घाना ने अभी इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। ये ओडिशा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में बताऊंगा। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI मार्क कीजिएगा। प्रश्न क्या है कि हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। रिसेंटली हु वाज अवार्डेड द यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021। तो मैरिया रेसा को, किन्हें, मैरिया रेसा को यूनेस्को के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किन्हें दोस्तों, मैरिया रेसा को। ओके, नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप लोग याद कर लोगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, गारो खासी जयंतिया वाली बात आ गई। मुझे याद है कि मैंने ही आपको बताया था मिजोरम में स्थित तीनों पहाड़ियों के बारे में, और किस पहाड़ी पर ज़्यादा बारिश होती है इसके बारे में भी आपको मैंने मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है। ओके, यदि आप लोग मिस कर दिए तो आप लोग बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर दिए हैं। ओके, चलिए फिलहाल प्रश्न को देखते हैं कि मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले में करीब 10 करोड़ साल पुराने लंबी गर्दन वाले विशालकाय डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। इन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें सौरोपॉड कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वैसे मैं एक झलक आपको बता देता हूँ कि गारो खासी जयंतिया मेघालय में स्थित है, ठीक है। और मेघालय में तीन पहाड़ी है, एक गारो, एक खासी और एक जयंतिया। खासी बीच में है और गारो और जयंतिया एकदम पैर जैसे मैं लगाया हूँ उसी तरह से है, ठीक है। यदि मानसून इधर प्रवेश करती है तो बस ये दोनों पहाड़ी के बीच टकराते यहीं पर ज़्यादा वर्षा करते रहती है। और आपको पता होगा दोस्तों कि विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, मौसिनराम में होता है, चेरापूंजी में होता है। तो ये दोनों जो पॉइंट है ना, खासी हिल्स पर ही स्थित है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछ दिया कि ये जो गारो, खासी और जयंतिया में सबसे ज़्यादा बारिश किस हिल्स पर होती है, तो खासी हिल्स पर। ओके, साथ ही साथ गारो, खासी, जयंतिया ये जनजाति भी है। चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। शुरू में मैंने मेघालय के जगह पर मिजोरम बोल दिया था, उसके लिए सॉरी, ध्यान रखिएगा, वो मिजोरम नहीं मेघालय था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस जगह 1 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाले देश के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना की है। सिंपल सा प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस जगह ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना की है। तो ये सिक्किम में की गई है। अमूमन कोई कंपनी करता था लेकिन ये भारतीय सेना के द्वारा की गई है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अभी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हमारे देश में, वैसे तो प्रॉपर सप्लाई हो रहे हैं, लगभग लोगों को ऑक्सीजन मिल पा रहा है जो बढ़िया तरीके से। वैसे कुछ कालाबाजारी भी कर रहे हैं लेकिन लगभग लोगों को मिल ही जा रहा है, ठीक है। खैर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, भारतीय नौसेना ने एशिया के विभिन्न देशों से तरल ऑक्सीजन व अन्य मेडिकल सप्लाई लाने के लिए किस अभियान को शुरू किया है। तो ऑपरेशन सेतु समुद्रम को आगे बढ़ाते हुए उसका सेकेंड वर्जन लाया गया, ऑपरेशन सेतु समुद्रम 2, ठीक है। इसमें इंडिया मदद की तलाश में, वैसे इंडिया को मदद की ज़रूरत है नहीं लेकिन बहुत सारे लोग आगे आए हैं, 40 से अधिक देश आगे आए हैं इंडिया की मदद करने के लिए, ठीक है। पिछले साल हम लोग बहुत सारी कंट्री की मदद किए हैं। देखिए वही होता है कि आप यदि अच्छे काम करोगे तो आपको किसी न किसी रूप में वापस मिल ही जाएगा। ये तो तुरंत ज़्यादा बहुत जल्दी ही मिल गया। चलिए खैर अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेज का प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो 7 मई को। कब दोस्तों, 7 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। ओके, इसके बारे में और ज़्यादा मैं क्या बताऊं, आप लोगों को पता ही होगा एथलेटिक्स के बारे में। फिलहाल ओलंपिक खतरे में, इसलिए ओलंपिक को देखिए होता है कि नहीं, ऐसे चांसेस कम है कि ओलंपिक हो जाए, लेकिन सुनने में तो आ रहा है कि ओलंपिक कराया जा सकता है लेकिन चांसेस कम है, ठीक है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए कि हाल ही में बारबरा स्ट्राइकोव ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास ले लिया है, वह किस देश से संबंधित हैं। आप लोगों को कभी कभी ग्रैंड स्लैम में ये नाम भी सुनने को मिलता होगा, बारबरा स्ट्राइकोव, ठीक है। तो ये चेक गणराज्य की थी, ठीक है। इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। ओके, और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव कर लेते हैं क्योंकि ये रिवीजन है और डिटेल से पढ़ना है तो आप लोग उस डेट में जाकर आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट से। ओके, अगला प्रश्न है कि नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक है। किस ग्रह से, शुक्र ग्रह से। नासा को बैठे मन नहीं लगता है, कुछ से कुछ करते रहता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा इसरो भी है, हर एक महीने में एक सैटेलाइट लॉन्च कर दो, ये हमारा इसरो का काम हो गया और बाकी नासा खुराफाती करते रहता है। अभी आप लोग को याद होगा मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर भेज दिया था, नासा भेजा था ना, तो ध्यान रखिएगा ये सारे प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। ओके,
अब ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, देना चाहिए था, रिजर्व बैंक को आगे आना चाहिए था भारत की मदद करने के लिए। तो रिजर्व बैंक आगे भी आया। प्रश्न क्या है आपके लिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उनमें से कितने करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है। तो 50,000 करोड़ रुपए की कर्ज RBI ने इंडिया को दी है, ठीक है, मतलब भारतीय गवर्नमेंट को दी है। ओके, ध्यान रखिएगा, किस लिए? स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ोतरी करने के लिए, मतलब स्वास्थ्य सुविधा को बढ़िया करने के लिए। बाकी तो आपको पता ही होगा। अब अगला प्रश्न है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूस ने प्रतिबंधित कंटेंट न हटाने के कारण किस कंपनी पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ट्विटर पर। ट्विटर पता नहीं इसका दिमाग में क्या चलते रहता है, कहीं कहीं जल्दी से अकाउंट ही सस्पेंड कर देता है और कहीं नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसके कारण इसको जुर्माना भी भरना पड़ गया, कहाँ? रूस में, ठीक है। और आपको पता ही है कि मैं किसके अकाउंट की बात कर रहा हूँ, किसका अकाउंट अभी ट्विटर पर सस्पेंड हुआ था, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है कि भारतीय मूल के विख्यात इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर संजय घोष को किसके लिए चुना गया है। तो भारतीय मूल के विख्यात इम्यूनोलॉजिस्ट मतलब जो आपकी प्रतिरक्षा सिस्टम को बढ़ाने के लिए नई नई जानकारियाँ देता है, नई नई तरीके बताता है कि आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो कैसे मजबूत हो, ठीक है। तो वो हो गए इम्यूनोलॉजिस्ट, और ये हैं संजय घोष साहब। इनको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में नामित किया गया है, ठीक है, मतलब ये नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में अपना योगदान देंगे, अपना और खोज करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस वरिष्ठ पत्रकार का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों का निधन हो रहा है, तो एक और लिस्ट में नाम आ गया है शेष नारायण सिंह का। और अभी कुछ दिन पहले ही इनका भी, रोहित सरदाना का भी निधन हो गया था, ये तो आपको पता ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, उनका भी संबंध पत्रकारिता से ही था। ओके, अब आइए इधर देखिए, अलग ही ऑस्ट्रेलिया और चीन में लड़ाई छिड़ी हुई है छोटे स्तर पर, मतलब इसको लड़ाई नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा मनमुटाव है कि चीन ने किस देश के साथ सभी आर्थिक समझौतों को निलंबित करने की घोषणा की है। तो चीन ने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ सभी आर्थिक समझौतों को निलंबित करने की घोषणा की है। निलंबित मतलब समझते हैं ना, सस्पेंशन। जिस तरह से IPL निलंबित हुआ है तो उसी तरह से ये भी निलंबित किया गया है, ठीक है। मतलब भविष्य में फिर भी हो सकता है, निलंबित का मतलब यही है कि भविष्य में फिर हो सकता है। ओके, आइए तमिलनाडु की ओर हम लोग चलते हैं कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने 7 मई को शपथ ली है। तो मैं तो पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को उस वीडियो में कि MK स्टालिन जी इस बार तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है। ये 1 दशक के बाद रिटेन कर रहे हैं अपने पावर को। ओके, और बाकी फिर पुडुचेरी में भी शपथ ग्रहण हुआ, रंगास्वामी बन गए हैं। ओके, उसके बाद वेस्ट बंगाल में तो ममता दीदी बनी ही है, और केरला में P विजयन ही बनेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी चिन्मयानंद के 105वें जन्मदिवस पर, कब 8 को मनाया गया था ना जन्मदिवस इनका, चिन्मय चैनल पर किसका उद्घाटन करेंगे। तो टॉक्स ऑन गीता, मतलब गीता पर बातचीत नामक एक प्रोग्राम था, उसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया कल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चिन्मयानंद के 105वें जन्मदिवस पर। और कल ही एक पुस्तक का लॉन्चिंग किया गया शाही परिवार से रिलेटेड, मेघन मार्कले के द्वारा। कौन सा पुस्तक था? पुस्तक का नाम द बेंच था, ठीक है। तो द बेंच पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? मेघन मार्कले जी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश और ब्रिटिश साम्राज्य से, ब्रिटिश रानी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, क्योंकि वो लोग हम पर शासन करके गए हैं। और ये रहा दोस्तों आपका आज का आखिरी प्रश्न, नहीं 1-2 प्रश्न और है। चलिए पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। ओके, व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड। तो ये 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, और अनस्टॉपेबल इस वर्ष की थीम थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस कब मनाया गया। 7 मई को। कब दोस्तों? 7 मई को सीमा सड़क संगठन मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाया गया। और आज का दूसरा प्रश्न इससे रिलेटेड कि हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कोई महिला को बनाया गया है कमांडिंग ऑफिसर, उनका नाम बताइए आप लोग। चलिए आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीकली करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको सारे प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे होंगे। जितनी बातें मैंने आपको समझाई आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करते चलिए, इतना तो आपका बनता ही है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जिधर भी जाना है मास्क लगाकर जाना है। बाकी आप लोग हाथ से सैनिटाइज करते ही होगे, इतने तो आप लोग समझदार हो ही। ओके, जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ, टाटा।